हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर 1 का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं जा करके देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए। क्लास 9 जियोग्राफी का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, इससे पहले इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया के क्या बोलते हैं डिफिनीशन के बारे में, यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि इंडिया है क्या। उसके बाद देखा था उसकी स्थिति, देखा था कि इंडिया भारत जो है वो कहाँ पे है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो पिछले वीडियो में बताया भी था बच्चों कि इसका भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक का इसका क्या है मुख्य भूमिका। भारत के मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है बच्चों, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कितना है बच्चों, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि 6 डिग्री 45 मिनट है। कहाँ तक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत का जो मतलब जो बाउंड्री है, जो ओरिजिनल बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो वहाँ से आता है। और ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो किसका है बच्चों, तो वो मुख्य भूमि का है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे मैप में बता देंगे। उसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार कितना है बच्चों, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसके बारे में हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मतलब उत्तरी भाग जो है, उत्तरी जो बाउंड्री है, यानी कि उत्तर में भारत कहाँ तक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी थे। उसके बाद ये देखिए, ये मुख्य भूमि है कन्याकुमारी का, तमिलनाडु वाला हिस्सा यहाँ पे है कन्याकुमारी। तो ये भारत का मुख्य भूमि का अगर देखिएगा कहाँ से शुरू होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन अगर इंटरनेशनल बाउंड्री देखिएगा कि भारत का जो ओरिजिनल जो बाउंड्री है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कहाँ से है, कहाँ तक है मतलब बच्चों, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट तक है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये भी बताया था कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, और हम लोग किसी भी प्लेस को ग्लोब पे कैसे डिसाइड करते हैं, वो अक्षांश और देशांतर के द्वारा बने ग्रिड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगर उन चीज़ों को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है बच्चों आकार के बारे में। हम लोगों ने भारत की स्थिति के विषय में पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के आकार के बारे में कि भारत का आकार किस प्रकार का है। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये जो डाटा है ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि भारत का टोटल एरिया कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है बच्चों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और वही अगर देखा जाए कि कुल विश्व में मतलब कुल अगर विश्व की जो भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4%, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका भारत के पास, उसमें से यानी कि मान लीजिए पूरे विश्व में 100 है तो भारत के पास कितना है, तो भारत के पास है 2.4%। कितना है बच्चों, 2.4%। तो ये जो दो फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काम देंगे, तो ये आपको याद करके रखना है कि 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत के पास, तो 2.4% है। अब देखो चित्र संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये दिखाई देगा, तो सबसे बड़ा अगर बात की जाए कि सबसे विश्व में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला देश कौन है, तो वो है बच्चों रूस। कौन है, रसिया। रसिया सबसे ज्यादा है, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि रसिया का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है कनाडा, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। रूस का क्षेत्रफल कितना है, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर।
वही दूसरा नंबर पे कौन आता है बच्चों, तो दूसरा नंबर पे आता है रूस। कौन आता है, सॉरी, दूसरा नंबर पे आता है कनाडा। कनाडा का कितना है, 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है। कनाडा का कितना है बच्चों, 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आप मैप पे भी देखिएगा, वर्ल्ड मैप पे अगर हम आपको दिखाएं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि विश्व में सबसे जो बड़ा देश है वो कौन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, रूस है। कौन है बच्चों, ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, रूस है। और उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वर्ल्ड मैप पे ही देख लीजिए तो क्या दिखाई देगा, रूस जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ग्रीन पार्ट में जो दिखाई दे रहा है ये कौन है, रूस है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है बच्चों, कनाडा का आता है। किसका आता है, कनाडा का। यानी कि विश्व में सबसे बड़ा देश नंबर 1 पे रूस, दूसरा नंबर पे कौन आता है, कनाडा आता है। कौन आता है बच्चों, कनाडा आता है। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर पे कौन आता है, तो तीसरा नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका कितना है, 98 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का टोटल क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 98 लाख वर्ग किलोमीटर। मैप पे देखिएगा तो अमेरिका कहाँ पे है, तो ये देखिए, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है यही क्या है, अमेरिका है। यहाँ भी है और इसका कुछ पार्ट यहाँ पे भी है, तो ये दो भागों में है। ठीक है, यहाँ पे भी अमेरिका है, यहाँ पे भी अमेरिका है, और बीच में यहाँ पे क्या है, कनाडा है। तो तीसरा नंबर का हो गया अमेरिका। कितने नंबर का हो गया बच्चों, तीसरा नंबर का हो गया। चौथा नंबर पे कौन है, तो चौथा नंबर पे चीन है। चौथा नंबर पे कौन है बच्चों, चौथा नंबर पे जो कंट्री है विश्व में वो कौन है, चीन है, क्षेत्रफल के मामले में। तो चीन का कितना है, 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अब देखिए चीन कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है भारत, और भारत के जस्ट बगल में ये जो पीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये कौन से कंट्री का पार्ट है, तो ये है बच्चों, ये चीन का पार्ट है। यानी कि ये चीन जो है वो कितने नंबर पे हो गया, 4th नंबर का। अगला देखते हैं 5वें नंबर पे कौन है, तो 5वें नंबर पे है बच्चों ब्राजील। 5वां नंबर पे कौन है, ब्राजील। अब मैप पे देख लेते हैं कि ब्राजील कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये जो है ये कौन सा देश है, ये ब्राजील है। ये कितने नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे। यानी कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील है। उसके बाद आते हैं 6ठा नंबर पे, तो 6ठा नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। मैप पे देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया 6ठे नंबर का। उसके बाद देखिए 7वें नंबर का कौन सा बड़ा देश है बच्चों, तो 7वें नंबर का है बच्चों भारत। कौन है, भारत। यानी कि भारत का रैंक कितना आता है, 7वां नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। और भारत आप मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना के जस्ट बगल में कौन है, हमारा अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे, तो स्थिति तो देख लिया कि कौन सा, मतलब इसका आकार किस प्रकार का है। कैवें नंबर पे अगर क्वेश्चन किया जाए कि भारत जो है वो विश्व में कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में, तो 7वें नंबर पे आता है। विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग है इसके पास, तो 2.4%। ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या करा है कि भारत की स्थल सीमा, जब हम भारत का मैप देखते हैं बच्चों, अगर हम भारत का मैप देखें तो उसका स्थल सीमा जो है वो किन किन देशों के साथ मिलता है। तो देखो क्या करा है कि भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। यानी कि जो भारत का बाउंड्री है, स्थलीय बाउंड्री, देखो अगर हम भारत को देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, अगर हम भारत को देखते हैं बच्चों तो यहाँ से क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई ये देता है कि इधर क्या हो गया, भारत का अगर बाउंड्री बनाया जाए तो इधर क्या हो गया बच्चों, वाटर है। ब्लू वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, पानी है। तो पानी वाला भी बाउंड्री बनता है। और साथ ही साथ ऊपर यहाँ से चले जाइए तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये सब का सब क्या है, ये स्थल बाउंड्री बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, स्थलीय बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा है। यानी कि स्थलीय बाउंड्री भारत का क्या अत्यंत विशाल है, क्योंकि भारत भी क्या है, एक विशाल देश है। ठीक है, एक बड़ा देश है। इसकी स्थल सीमा रेखा क्या बोला है कि इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। यानी कि जितना तटीय सीमा रेखा होगा, अगर यहाँ पे देखिएगा तो जितना इसका तटीय सीमा रेखा हो रहा है उससे दुगना क्या है, इसका स्थलीय सीमा रेखा, यानी कि ये वाला पार्ट। यानी कि इसका दुगना कौन है, स्थलीय सीमा रेखा है। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम यहाँ से चले, अगर इसको देखें पाकिस्तान से लेकर के यहाँ तक आते हैं, अगर हम पाकिस्तान से चले और इधर आते आते म्यांमार तक आ जाते हैं, यानी कि देखो यहाँ से चले पाकिस्तान होते हुए, चीन होते हुए इधर नेपाल आ जाए, भूटान आ जाए, और ऐसे करते करते म्यांमार तक आ जाते हैं, तो इसकी टोटल कुल लंबाई कितनी है बच्चों, 15,200 किलोमीटर है। कितना है बच्चों, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्थलीय सीमा इतना है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। कितना है बच्चों, 6100 किलोमीटर। यानी कि इसका भारत का मुख्य भूमि ये है,
यहाँ पे देखें तो भारत का मुख्य भूमि कौन है, ये है, ठीक है, ये भारत का मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि से जो तटीय है यानी कि मुख्य भूमि से जो समुद्र लगे हुए हैं उसका जो लेंथ है बच्चों वो कितना है, तो वो है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। ये वाला पार्ट की बात की जा रही है, ये इस पार्ट की बात की जा रही है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर। कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या करा है, अगर इसी में भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि अगर इसी में ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर भारत को देखिएगा, अगर मैप पे देखिएगा तो भारत के पास क्या है, भारत के पास कुछ छोटे छोटे द्वीप भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले तो यहाँ पे आप देखिएगा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। क्या हो गया, जैसे दादरा और नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या है, अंडमान और निकोबार है। यहाँ पे आप देखिएगा छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिसको क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार बोलते हैं। तो अंडमान और निकोबार के चारों तरफ भी क्या होगा, बाउंड्री है, बन रहा है। ये क्या बन रहा है, सीमा रेखा बन रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, तट बन रहा है, ठीक है, तटीय क्षेत्रफल होगा। तो उसको भी अगर ऐड कर लेते हैं इसके आसपास, जो अंडमान निकोबार हो गया, दमन द्वीप हो गया, इन सभी द्वीपों का भी अगर हम क्या कर दें, तटीय लंबाई ऐड कर दे तो टोटल कितना हो जाता है बच्चों, तो वो हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए बच्चों तो वो कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 6100 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये याद हो गया। अब देखो विश्व के 7 बड़े देश, इस टेबल से भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विश्व के 7 बड़े देश कौन है, तो पहला नंबर पे रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे चीन, चौथा नंबर पे यूएसए, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और भारत का रैंक कितना आता है, 7वां आता है। भारत कितने नंबर पे आता है बच्चों, 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो क्या करें कि मोटे तौर पर त्रिभुजा, भारत जो है वो मोटे तौर पर कैसा है, त्रिभुजाकार है। यानी कि भारत का अगर देखिएगा कि किस प्रकार का भारत दिखाई देता है, तो त्रिभुजाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों, त्रिभुजाकार दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि उसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। और सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कन्याकुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। यानी कि अगर देखिएगा कि भारत यहाँ से चौड़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों, चौड़ा दिखाई देता है। इसको जूम कर देते हैं आपको, तब आराम से दिखेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो भारत कैसा है, उत्तर की दिशा में अगर देखिएगा, उत्तर साइड में, तो उत्तर साइड में भारत कैसा है, भारत चौड़ा है। लेकिन जैसे ही 22 डिग्री जो क्या बोलते हैं लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, यानी कि 22 डिग्री अक्षांश के बाद से जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, भारत की जो चौड़ाई है वो क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। और यहाँ कन्याकुमारी के पास आते हुए किस प्रकार का रूप ले लेता है, अंतरीप का रूप ले लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी अंतरीप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी अंतरीप या फिर कन्याकुमारी ही जस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण में आकर के भारत क्या हो जाता है, पतली हो जाती है। ऐसे यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 समुद्रों से की ओर से घिरा हुआ होता है उसे अंतरीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतरीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरीप। यानी कि अंतरीप कहने का मतलब क्या हुआ, अंतरीप कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य भूमि का वैसा पार्ट जो 3 क्षेत्रों से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतरीप बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिनसुला। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसे पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो भारत का जो दक्षिण वाला जो पार्ट है वो 3 साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर देखिएगा तो अरेबियन सी है, कौन है, अरब सागर है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर। कौन बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। दक्षिण में आप देखिएगा तो हिंद महासागर है। इसका जो दक्षिण वाला पार्ट देखिएगा तो यहाँ पे कौन है, हिंद महासागर। इधर है अरब सागर, इधर हिंद महासागर। और पूरब साइड से देखिएगा तो बे ऑफ बंगाल है, कौन है, बंगाल की खाड़ी। तो ये भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरीप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा है कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, भारत का जो प्रायद्वीपीय आकार, अब तो आपको पता चल गया कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, अंतरीप क्या होता है। तो इसीलिए भारत का एक प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो क्या करा है कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, दूसरा पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण
क्या बोल रहा है कि इसका जो तटीय सीमा है इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। यानी कि अगर देखिएगा तो भारत के पश्चिम स्थिति में अगर आप देखिए यहाँ पे ये है भारत का वेस्ट वाला पार्ट। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या है, भारत का पश्चिमी पार्ट हो गया, ये भारत का पश्चिमी पार्ट हो गया। उसके बाद रेड वाला ले लेते हैं अच्छे से, देखिए ये भारत का पश्चिमी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है इसका उत्तरी, और ये वाला जो पार्ट देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको, नवीन मोरदार पर्वत दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों, नवीन मोरदार पर्वत दिखाई देता है इन क्षेत्रों में, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। आप आई होप आप लोग पढ़े होंगे कि मोरदार पर्वत क्या होता है, बलित पर्वत क्या होता है और मोरदार पर्वत क्या होता है, ठीक है ना। तो जो दो चीजों से दो प्लेटों के टकराने से एक मतलब क्या बन गया है, मोरदार पर्वत बन गया है। कैसा बन गया है बच्चों, मोरदार पर्वत। क्या बोलते हैं इसको, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। यानी कि जब दो प्लेट आपस में टकराएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, तो ऊपर जाने के कारण क्या बन गया है, माउंटेन बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालय माउंटेन। और अभी ये क्या है, नया है, मतलब ये नया मोरदार पर्वत है। और ये इसकी जो ऊंचाई है हिमालय माउंटेन की, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आगे इसका जो हाइट है और बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते बच्चों अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। जैसे मान लीजिए कोई भी देश कितना उसका अक्षांशीय रूप से फैला हुआ है और कितना देशांतरीय रूप से फैला हुआ है, उससे उस देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे उस देश की जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं। तो देखो क्या करें कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतरदेशांतरीय दूरी जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अगर डिग्री के मामले में देखिएगा तो लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है, अक्षांशीय में भी और देशांतरीय में भी। लेकिन अगर देखिएगा तो दूरी इन दोनों का समान नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्षांश तो हमेशा क्या रहता है, सेम दूरी पे रहता है, लेकिन जो देशांतर है वो क्या होता है, अब विषुवत रेखा पे ज्यादा चौड़ी हो जाती है और ध्रुवों पे जाकर के क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। तो ये कारण है। उसके बाद देखो क्या करें कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच समय में 2 घंटे का अंतर है। क्या होता है बच्चों, हम क्या करें यहाँ पे कि भारत और अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में क्या रहता है, अंधेरा रहता है, और वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। जैसे देखो बच्चों ये क्या कहने का, यहाँ क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग देखे थे कि टाइम का डिसीजन कैसे होता है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच में हम लोग देखे थे ना कि 2 लाइन एक ऐसा होता है इस प्रकार का, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। यानी कि गोल गोल लाइन एक ऐसी गुजरती है जिसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। एक लाइन ऐसी होती है जो ऐसे आती है, सीधी सीधी आती है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाती है, इस प्रकार से ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। तो इस लाइन को ऊपर से जो नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो लाइन गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। और पूरब से पश्चिम जो लाइन गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अब देखो कोई भी जो जगह है तो हम लोग टाइम का डिसाइड कैसे करते हैं, टाइम को डिसाइड कैसे करते हैं किसी भी प्लेस का, वहाँ के देशांतर रेखा से डिसाइड करते हैं कि क्या टाइम होगा। तो उसी तरीके से देखिए तो अरुणाचल प्रदेश भारत के यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के इस जगह पे है। तो सूर्य कहाँ से उगेगा, पूरब से उगता है, तो सबसे पहले लाइट किसको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे 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 सूर्योदय होते जाएगा और सबसे लास्ट में कहाँ पे होगा, गुजरात में। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है बच्चों, 30 डिग्री का अंतर है। तो सूर्य जो है वो धीरे धीरे उसका प्रकाश जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने में, सूर्योदय होने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। कितने घंटे का टाइम लग जाता है बच्चों, 2 घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भारत क्या है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। इसलिए जो सूर्योदय के टाइम में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या करा है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। इसलिए 30 डिग्री गुने 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2 घंटा हो गया।
यानी कि आपको क्या समझ में आया, इसका इस समझाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने डिग्री देशांतर का डिफरेंस आता है, तो वो आता है बच्चों, वो आता है कितने, 30 डिग्री का आता है। कितना आता है, 30 डिग्री का। अब देखो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में कितने, 24 घंटे में कितना डिग्री क्रॉस करती है, 360 डिग्री, यानी कि पूरे एक पृथ्वी का चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना टाइम लग जाता है, तो 100 कितना है, 24 घंटे का टाइम लग जाता है। और ये कितना डिग्री घूमती है गोल गोल, 360 डिग्री घूमती है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का फूल अगर चक्कर लगाते हैं तो कितना डिग्री घूम जाएंगे, 360 डिग्री घूमेंगे। आप मैथ में पढ़े भी होंगे, क्लास 9 में आ गए, इतना तो सिंपल है। तो 360 डिग्री जब घूमते हैं तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, सॉरी 1 डिग्री घूमने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। कितना लग जाएगा बच्चों, 4 मिनट का। तो सोच करके देखो कि यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के बीच तक का जो देशांतरीय दूरी है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का। तो 30 गुने 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट का टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 मिनट टाइम का अंतर हो जाता है सूर्योदय होने में। इसलिए 120 में 60 से डिवाइड कीजिए तो घंटा में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या करा है कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 82.5 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद से नैनी से होकर के गुजरती है। और मानक मध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो, जो कि 7 डिग्री 30 का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित दोनों स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब देखो यहाँ पे 2-2 घंटे का डिफरेंस आ जा रहा है। तो अगर मान लो हम लोग जैसे देखो किसी भी देश का अगर समय वहाँ पे यानी कि घड़ी में कितना समय होगा, वहाँ की जो समय रखी जाती है तो वो देशांतर रेखा से रखी जाती है कि कहाँ पे सूर्य दोपहर में उगेगा, उसके बाद से क्या किया जाता है, समय को डिसाइड किया जाता है। तो सोच करके देखो कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश वाला जो देशांतर जा रहा है उस देशांतर के टाइम को अगर हम मैनेज कर दे तो सोच करके देखो कि 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। कितने घंटे का आ जाएगा बच्चों, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए ये डिसाइड किया गया कि जो भारत के बीचों बीच से देशांतर रेखा गुजर रही है इसी को भारत का मुख्य देशांतर रेखा माना जाए, भारत के समय के अनुसार। ठीक है, भारत का समय डिसाइड करने के लिए इसका मुख्य क्या माना जाए, देशांतर रेखा माना जाए। और यहीं से क्या किया जाए कि यहाँ का अगर समय ले लेते हैं तो यहाँ पे जितना टाइम होगा उतना यहाँ पे कम होगा और उतना ही यहाँ पे कम होगा, यानी कि बीचों बीच से हो जाएगा। तो टाइम मैनेज करने में क्या होगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो तो ये जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है बच्चों, वो गुजरते इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से। ये जो है वो 82.5 डिग्री वाला जो देशांतर रेखा है वही हमारे लिए क्या किया गया है, टाइम चुना गया है कि ये यहाँ से टाइम, भारतीय टाइम का डिसीजन होगा, भारतीय टाइम को लिया जाएगा। उसके बाद देखो क्या करा है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटी। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी थे, क्या पढ़े थे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, हम लोग भारत के मैप को देखे थे तो उसमें देखा था कि 23.5 डिग्री वाला जो क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, अक्षांश रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा भी बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है, तो भारत को बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और ये बिहार से ना होकर के झारखंड से होकर के गुजरती है। जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, देखो यहाँ कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये गुजरात है, उसके बगल में राजस्थान है, उसके बाद कौन है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो झारखंड है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हुए 8 राज्यों से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 भारत के 8 राज्यों से होकर के ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है बच्चों, आगे कर रहा है कि अब हमें देखना है कि अक्षांशीय विस्तार और दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है बच्चों कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर स्थित है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है। परिणाम तो यहाँ सूर्य का ताप जो है वो कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी
निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। अतः जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरें में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहन नंगे बदन क्या करता है, खेती करता है। ठीक है, और अधिकांश अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह और लद्दाख की राजधानी में यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। ठीक है, तो ये था अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है और देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारत तथा विश्व, यानी कि भारत को कंपेयर करेंगे विश्व से, विश्व के देशों से हम लोग भारत को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भारत का जो स्थिति है विश्व में वो कहाँ पे है, किस प्रकार से भारत जो है वो विश्व से जुड़ा हुआ है, समुद्र की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।